तो सर आपके बीच भाषाई समस्याएं, त्रुटियां एवं विकार विकार का अगला वाला जो उसके आगे का जो टॉपिक है, मीन्स ये तो खत्म हो गया, फिनिश हो चुका है। थोड़ा रिवीजन रिवीजन क्लास दिया हुआ है आप लोगों की डिमांड पे कि रिवीजन पूरा का पूरा जो ये भाषाई समस्याएं, त्रुटियां और विकार के जितने भी लेक्चर हुए थे, 3-4 सेशन, उन चारों सेशन का कंक्लूजन क्या है और उसको कैसे हम एक जगह पे कैसे समझ सकते हैं, तो उसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। तो हम जो है आज रिवीजन क्लास लेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्न भी लेंगे ताकि आप उनसे संबंधित कुछ जवाब भी दे सकें। चलिए, तो शुरू करते हैं शुरू करते हैं हम जो है सीधे मुद्दे की बात करेंगे। चलिए, मैं भी दिख रहा होऊंगा और स्लाइड भी दिख रही होगी, मतलब ये बोर्ड भी ढंग से दिख रहा होगा, सब कुछ ऑल क्लियर होगा होप। ओके। ओके, चलिए। हम्म, तो रिवीजन क्लास जो है शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया हुआ था इसमें, तो भाषा की डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई थी, डाइवर्सिटी के बारे में नहीं चर्चा करेंगे। डाइवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई थी कि अलग अलग प्रकार की क्लास में अलग अलग प्रकार की भिन्नता, अलग अलग क्लास में अलग अलग प्रकार की भिन्नता, डाइवर्सिटी के बारे में हुआ था कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी। लैंग्वेज डाइवर्सिटी लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्या है, तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी में तो सबसे पहले हमने डाइवर्सिटी पढ़ा हुआ था कि डाइवर्सिटी क्या होती है। तो क्लास डाइवर्सिटी कैसी होती है, डाइवर्सिटी कैसी होती है, तो वह समाज के रूप में सामाजिक विभिन्नता, भाषिक विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता, जाति विभिन्नता, नस्ल विभिन्नता, देश की विभिन्नता, इन सारी विभिन्नता, ऐसी दिव्यांगता की विभिन्नता, स्पीच के रूप में विभिन्नता, सुनने के रूप में विभिन्नता, पढ़ने के रूप में विभिन्नता, ये सारी विभिन्नता जब एक ही क्लास में आ जाती है तो उसे कहते हैं क्या, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में अब ऐसे ही लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्या है, तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी में जैसे कोई बच्चे को सुनने में, पढ़ने में, यानी पढ़ने में और अभिव्यक्त करने में, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव में किसी बच्चे को समस्या है, तो समस्या को, वो समस्या भी अगर वो समस्याग्रस्त वाला बच्चा बैठा हुआ है, तभी क्या होगी, वो डाइवर्सिटी की क्लास बन जाएगी। वहीं बच्चा जब हम जो है और आगे बढ़ते हैं तो त्रुटियों के रूप में जब देखते हैं, तो अगर एक ही क्लास में कई प्रकार की त्रुटियों के बच्चे अगर हैं, तो त्रुटियां वाले बच्चे भी जब मिल जाते हैं तो उसे भी कहते हैं क्या, डाइवर्सिटी की क्लास कहते हैं। वहीं जब अगला अलग अलग प्रकार के विकार वाले बच्चे, चाहे वो रीडिंग के विकार से संबंधित हो, चाहे वो स्पीच के विकार से संबंधित हो, चाहे वो भाषा के विकार से संबंधित हो, ये विकार वाले बच्चे भी अगर उसी में आ जाते हैं, तो अभी क्या है, एक क्लास में एक प्रकार की डाइवर्सिटी का रूप ले लेते हैं, विविधता का रूप ले लेते हैं। तो ये सब जानना भी जरूरी है शिक्षक को, कि शिक्षक उसी हिसाब से उस डाइवर्सिटी वाली क्लास को जब होल पूरा लेके आना होगा, तो कैसे लेके आएगा, उसको ये डाइवर्सिटी जानना जरूरी होता है। तो जो है ये डाइवर्सिटी के बारे में हमने चर्चा कर दिया होता, भाषा के बारे में चर्चा कर दिया, भाषा के फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा हो गई थी। यहाँ से जो है ये इसको मैं रिवीजन के पार्ट में नहीं लेता हूँ, आगे से मैं यहाँ से आगे के पार्ट को लेता हूँ, आगे के पार्ट की लेता हूँ जो हमने लैंग्वेज के बारे में जाना हुआ था, जहाँ से हमने एरर, मिस्टेक, ये अपना डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज एरर और डिसऑर्डर, इसके बारे में जहां से हमने चर्चा करी हुई थी वहीं से मैं उठाऊंगा, तो वहीं से उठाऊंगा। तो क्योंकि वही ज्यादा फोकस करना है, डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा विशेष नहीं था, बहुत ज्यादा उसमें ध्यान नहीं करना था, इसलिए उसको मैं नहीं लूंगा, बस इतना ही लूंगा आपको, क्योंकि ये ज्यादा टफ था। चलिए, तो यहाँ पे चलते हैं, क्या है पहले हमने जो जाना हुआ था भाषा संबंधी समस्या और त्रुटि, भाषा संबंधी समस्या और त्रुटि के बारे में जान लेते हैं कि भाषा संबंधी समस्या और त्रुटि के बारे में क्या पढ़ा हुआ था। भाषा संबंधी समस्या, भाषा संबंधी समस्या एवं त्रुटि के बारे में क्या जाना हुआ था, यानी सबसे पहले तो इसी को जान लेते हैं कि भाषा संबंधी समस्या और त्रुटि उनमें क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो समस्या क्या होती है, समस्या वो जो है वो किसी किसी रूप में होती है, किसी जो है मतलब कोई कारण हो सकता है, उसका कारण की वजह से जो समस्या हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि समस्या क्या हो सकती है, तो समस्या सांस लेने में हो सकती है, सांस लेने में सांस ना ले पा करके जो हम बोल नहीं पाते, तो एक प्रकार की समस्या है। तो ऐसे कई प्रकार की समस्या है, यानी हम बोलना नहीं चाहते हैं तो हम इसलिए चुप हैं,
हम बोलना नहीं चाहते तो हम चुप हैं, तो एक प्रकार की वो भी क्या है, समस्या है। तो ऐसे ही समस्याओं को जो है वो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव के रूप में हमको जानना था। तो चलिए, तो उससे पहले इन समस्याओं को जानने से पहले जो हम ये जान लेते हैं, कुछ और हमने पढ़ा हुआ था। तो कुछ और हमने क्या पढ़ा हुआ था, चलिए सबसे पहले तो हमने पढ़ा हुआ था क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ था वाणी भाषा एवं संप्रेषण के बीच अंतर। वाणी भाषा एवं संप्रेषण के बीच अंतर। वाणी भाषा एवं संप्रेषण के बीच अंतर। तो वाणी भाषा एवं संप्रेषण के बीच अंतर क्या था, तो अंतर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अंतर क्या होता है। वाणी क्या होती है, वाणी जो है वह एक स्वर के रूप में होती है। तो वाणी जो है वह स्वर के रूप में होती है। वाणी स्वर के रूप में होती है। तो वाणी स्वर के रूप में कैसे होती है, जैसे मैंने कहा था कि जैसे आपको बोलना है कि स्पारो, या स्पारो बोलना है, या आपको बोलना है कैट, तो कैट कहां से स्टार्ट होता है, तो सी से स्टार्ट होता है, CAT, कैट, या स्पारो, SP, स्पारो, या स्पाइनल, या जो भी आपको बोलना है, स्पेस जो भी बोलना है। तो यहाँ से किससे स्टार्ट हो रहा है, स से स्टार्ट हो रहा है, क से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वाणी। वाणी, वाणी में जो एक एक ध्वनिया होती है, जो एक एक ध्वनिया होती है उसे कहते हैं वाणी। वाणी के बाद भाषा। भाषा क्या, ध्वनियों 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 से मिलकर के भाषा का निर्माण होता है। भाषा से क्या होता है, भाषा से हम अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, भाषा के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे भाषा क्या होगी, तो भाषा कहाँ उपयोग हो सकती है, तो भाषा के रूप में उपयोग में हो सकता है कि जैसे स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग जैसे कह सकते हैं स्टोरी टेलिंग, तो कहानी कहना, कहानी कहना को ले सकते हैं। कहानी कहना क्या हो सकता है, भाषा। तो भाषा, कहानी कहेंगे कैसे, तो कहानी कहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन इन जो है शब्दों को, इन लेटरों को एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा, इन इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर के भाषा बनेगी। अब तो कहानी कहना क्या हो सकता है, एक प्रकार का भाषा हो सकती है। वहीं संप्रेषण क्या हो सकता है, तो संप्रेषण इसी को जो हम एक दूसरे के बीच में, एक दो दो लोगों के बीच में जो हम जो है आदान प्रदान करते हैं, संप्रेषण वह होता है जब हम दो लोगों के बीच में आदान प्रदान करते हैं। तो जब आदान प्रदान करेंगे तो ये क्या होगा, संप्रेषण होगा। यानी भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना, ये क्या है, ये है संप्रेषण। तो हमने ये वाणी भाषा और संप्रेषण के बारे में हमने जान लिया हुआ था कि ये जो है विचारों का आदान प्रदान करना ये होता है। तो चलिए, हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया हुआ था। चलिए, तो ये हो गया हमारा इतना पार्ट। और इसके बाद आगे ये हमने बता दिया हुआ था एक एक चैप्टर में, एक लाइन में, फिर हमने स्टार्ट किया हुआ था। और हमने क्या बात करी हुई थी, और हमने बात करा हुआ था कि इसके इसके फायदे क्या है, यानी वाणी भाषा और संप्रेषण के फायदे क्या है, क्यों वाणी भाषा और संप्रेषण को क्यों पढ़ना, वाणी भाषा और संप्रेषण को पढ़ने के लिए क्यों पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए भी हमने बात करा हुआ था कि वाणी भाषा और संप्रेषण का विकास क्यों करना, यानी किसी बच्चे में वाणी भाषा और संप्रेषण, वाणी भाषा और संप्रेषण का विकास क्यों करना, संप्रेषण का विकास क्यों करना। तो विकास करने के लिए हमने बताया हुआ था, इसके चार चार पहलू बताए हुए थे। वाणी भाषा संप्रेषण का विकास क्यों करना, तो वाणी भाषा संप्रेषण का विकास करने के लिए मैंने बताया था कि इससे अगर किसी बच्चे के अंदर में वाणी और भाषा और संप्रेषण का विकास हो जा रहा है, यानी उसकी वाणी अच्छी है, उसका भाषा अच्छा, उसका संप्रेषण अच्छा है, तो क्या होगा, उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा उसकी अधिगम पर, उसके अधिगम पर देखने को मिलेगा, यानी उसकी लर्निंग पर देखने को मिलेगा, उसकी लर्निंग पर देखने को मिलेगा। और कहाँ देखने को मिलेगा, तो लर्निंग पर देखने के साथ साथ में जो है बच्चे के जो है वो सामाजिक विकास पर, सामाजिक विकास पर, व्यवहार पर, लर्निंग के साथ में बच्चे के व्यवहार पर भी दिखाई पड़ेगा, व्यवहार पर दिखाई पड़ेगा, सामाजिक विकास पर दिखाई पड़ेगा, सामाजिक विकास भी इस बच्चे का अच्छा होगा। तो बच्चे का अगर क्या है, वाणी भाषा और संप्रेषण अच्छा है, तो बच्चे का जो अधिगम, व्यवहार और सामाजिक विकास जो बच्चे का अच्छा होगा। साथ साथ में क्या, संवेगात्मक विकास भी, संवेगात्मक विकास भी बच्चे का होगा। कैसे होगा, जब बच्चे का वाणी भाषा और संप्रेषण अच्छा होगा, वाणी भाषा संप्रेषण जब अच्छा होगा, विकसित होगा, तो क्या होगा, बच्चे का ये बच्चे में अधिगम अच्छा होगा, बच्चा अच्छा अच्छी तरह से पढ़ सकेगा, बच्चा जो है उसका व्यवहार अच्छा होगा, अपनी बातों को कह सकेगा, आदान प्रदान कर सकेगा, उसका सोसाइटी बढ़ेगी। और जब सोसाइटी बढ़ेगी तो जो है वह अपना व्यवहार को प्रकट कर पाएगा। जब सोसाइटी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका सामाजिक विकास होगा, और वो अपने संवेगों को वहां पे प्रदान कर सकता है और ले सकता है, यानी आदान प्रदान दोनों कर सकता है, ले सकता है और दे सकता है।
तो इससे जो है बच्चे का वाणी और भाषा जब होती है तभी जाकर के वह इन सब जगहों पे उसका विकास हो पाता है। तो ये जो है इतनी भी चर्चा हमने कर ली हुई थी। इसके कई सारे पहलू हमने बताए हुए थे, तो उतना सारा पहलुओं को बताने की जरूरत नहीं है, खाली मेन मेन चीजों को हम जान करके रखेंगे। अब ये यही होने के बाद अगर ये बच्चे में नहीं होता है, वाणी भाषा और संप्रेषण का विकास नहीं होता है, तो मैंने बताया कि इसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, अधिगम, व्यवहार, सामाजिक विकास और संप्रेषण विकास पर देखने को मिलता है। तो अब यही अगर बच्चे के अंदर में वाणी भाषा और संप्रेषण में कहीं विकार आता है, कहीं कमी आती है, विकार आता है, कहीं कमी आती है, तो उसका असर जो है वह इसके इन जगहों पर देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है, वाणी भाषा और संप्रेषण का विकार होता क्या है। विकार मतलब क्या होता है, समस्या मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, विकार मतलब क्या होता है, और उसके साथ में डिसऑर्डर क्या होता है। तो उसको समझने से पहले मैंने आप लोगों को समझाया हुआ था आईसीआईडीएस के बारे में। उसको समझने से पहले मैंने आप लोगों को आईसीआईडीएस के बारे में बताया हुआ था, समझाया हुआ था मैंने आईसीआईडीएच। आईसीआईडीएच क्या है, तो आईसीआईडीएच जो है वह क्या है, वह इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप ये था। इसको दिया किसने था, इसको दिया था डब्ल्यूएचओ ने। इसको दिया था डब्ल्यूएचओ ने। तो डब्ल्यूएचओ ने दिया था कब, तो डब्ल्यूएचओ ने दिया था 1980 में। डब्ल्यूएचओ ने 1980 में दिया हुआ था। इसी में इसने समझाया कि जो है इम्पेयरमेंट क्या होता है। इम्पेयरमेंट होने से पहले जो है किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की बीमारी होती है, तो वो बीमारी का रूप जब आगे ले लेता है तो वो इम्पेयरमेंट होता है, क्षति होती है। यानी इसी में क्या क्या चर्चा करी गई, इसी में चर्चा किया गया क्षति के बारे में, बीमारी के बारे में पहले चर्चा किया गया, एक लीनियर डायग्राम दिया गया, लीनियर डायग्राम में बीमारी की बात करी गई, फिर क्षति की बात करी गई, फिर अक्षमता की बात करी गई, फिर जो है वो दिव्यांगता की बात करी गई, फिर दिव्यांगता की बात करी गई। तो दिव्यांगता की बात करेंगे, तो दिव्यांगता शब्द कब आया, तो दिव्यांगता शब्द जो आया वह कब आया, जो मन की बात में 27 दिसंबर 2015 में, 27 दिसंबर 2015 में जब एनडीए की सरकार बनी। कब, जब एनडीए की सरकार बनी 27 दिसंबर 2015 को, जब एनडीए की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भाजपा की, और यूपीए जो है कांग्रेस की है, भाजपा की एनडीए की जब सरकार बनी, इस एनडीए की सरकार में क्या हुआ, इस एनडीए की सरकार में बनने के बाद मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम पे उन्होंने मन की बात का एक सीरीज स्टार्ट किया। अभी भी वो चल रही है मन की बात, वो सीरीज अभी भी चलती है। तो उस सीरीज में जो है उन्होंने 27 दिसंबर की जो सीरीज में उन्होंने बात करी थी, तो उसमें दिव्यांग लोगों के भी बारे में बात करी थी। तो वहीं पे दिव्यांग लोगों को जो विकलांगता कहा जाता था, तो विकलांगता को उन्होंने हटवा करके उन्होंने कहा दिव्यांग लोगों को चाहिए, इनके पास एक दिव्य क्षमता होती है, दिव्य शक्ति होती है, उसका हम अगर ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, तो हमारे भारत में हर जगह पे, मतलब हर जगह पे, हर एक रोजगार में, चाहे किसी में, उस जगह पे ये लोग भी जो है वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हमारे आर्थिक में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो हमारा देश जो है प्रगति की तरफ बढ़ेगा। हमारे सारे लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश प्रगति की तरफ बढ़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि दिव्यांग लोगों को, जो विकलांग लोग हैं, उन विकलांगों को दिव्यांग शब्द कहा जाए। तो ऐसे ही जो है मैंने ये टर्म भी आपको वहां पे डिफाइन किया हुआ था। मैंने ये टर्म आपको डिफाइन इसलिए किया हुआ था, इस टर्म से क्या होगा, इस टर्म से आपको ये पता चलेगा कि ये भी क्या होते हैं, क्षति, अक्षमता, दिव्यांगता, विकलांगता होती है। और ऐसे ही क्षति, अक्षमता, दिव्यांगता का जो छोटा रूप है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं ये उसको कहते हैं डिफिकल्टीज कहते हैं, उसे जो है वो एरर कहते हैं, और उसे डिसऑर्डर कहते हैं। तो डिफिकल्टीज, एरर और डिसऑर्डर आता कैसे है, तो आने के लिए जब कोई व्यक्ति किसी रूप में बीमार होता है, या वह जो है किसी प्रकार का उसको सामाजिक हस्तक्षेप होता है, या उसके जैविक की कोई समस्या होती है, तो उस वजह से उसको जो ये अपना समस्या आती है, या फिर उसको जो है वो एरर आता है, या फिर उसको डिसऑर्डर आता है। इनको जानने से पहले मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आप इसको भी थोड़ा सा जान के रखिए कि ये आईसीआईडीएस जो होता है, इसी का ये बृहद रूप है। जो बीमारी, जो यहाँ पे अपना समस्या एरर, समस्या त्रुटि और विकार का ये बृहद रूप है। ये बृहद रूप क्या है, आईसीआईडीएस। तो आईसीआईडीएस जब आगे बढ़ जाता है तो वहीं पे वो दिव्यांग का रूप ले लेता है, तो उसको कहते हैं दिव्यांगता। और वह दिव्यांगता जो है जब आ जाती है, उसको एक जो है वो हम उसकी बात आगे करेंगे। वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है, उस बेंचमार्क में कैसे किसको लिया जाता है, उसकी चर्चा जो है वो आगे होगी। बट हमको इतना ही जानना है कि भाषा के रूप में अगर किसी बच्चे को
कमी है या अगर किसी बच्चे को समस्या है यानी डिफिकल्टीज है, किसी बच्चे को एरर है या किसी बच्चे को जो है वो डिसऑर्डर है, तो उसका असर उसको अधिगम में, व्यवहार में, सामाजिक विकास में और संवेगात्मक विकास में होता है। तो इतनी मैंने चर्चा करी हुई थी, आईसीआईडीएस के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ था। फिर मैंने जब मैं उसके आगे बढ़ा तो मैंने आपको बताया कि डिफिकल्टीज क्या होती है, लैंग्वेज की डिफिकल्टीज। मैंने लैंग्वेज की डिफिकल्टीज के बारे में थोड़ी चर्चा करी हुई थी। लैंग्वेज डिफिकल्टीज इसलिए चर्चा करी हुई थी कि यह लैंग्वेज डिफिकल्टीज ही क्या होती है, बच्चे को आगे उसके अधिगम में प्रभावित करती है, उसके व्यवहार में प्रभावित करती है और उसके सामाजिक विकास में प्रभावित करती है, उसके संवेगात्मक में प्रभावित करती है। तो लैंग्वेज डिफिकल्टीज को दो रूपों में देखा गया था। लैंग्वेज डिफिकल्टीज को भी यहाँ पे दो रूपों में दर्शाया गया था। तो दो रूप इसके कौन से थे? तो दो रूप इसके थे, एक था रिसेप्टिव और दूसरा था एक्सप्रेसिव। यानी उसको डिफिकल्टीज कहाँ होती है? तो रिसेप्शन के रूप में, यानी ग्रहण करने के रूप में, उसको ग्रहण करने के रूप में होती है और उसको एक्सप्रेशन के रूप में होती है, उसको जो है अभिव्यक्त करने के रूप में। तो एक जो है वो डिफिकल्टीज एक रिसेप्शन के रूप में होती है और दूसरा एक्सप्रेशन के रूप में होती है। व्यक्ति उसको किसी रूप में, उसके रूप में कहीं अंदर से उसके श्वसन जो है बराबर नहीं काम कर रहा है या ये मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, कहीं किसी प्रकार का कोई समस्या है, वो समस्या की वजह से क्या हो सकता है कि उसको कोई जो है बीमारी आ गई हो या फिर वो बीमारी ना हो तो वह कहीं कोई क्षणिक किसी समस्या में ग्रसित है, उसको जुकाम हो गया हो या फिर उसका ये पूरा फेफड़ा भरा हो या गला भरा हो या नाक भरा हो, इस वजह से जो है वो बोल नहीं पा रहा हो, तो बोल नहीं पा रहा हो तो अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है, वहां पे अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है, या फिर वो जो है एक्सप्रेशन, वो जो है रिसेप्शन भी नहीं कर पा रहा है। रिसेप्शन क्यों नहीं कर पा रहा है? हो सकता है उसकी आंख कान में किसी प्रकार की समस्या हो तो वह रिसेप्शन भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे रिसेप्शन ना कर पाने में और एक्सप्रेशन ना कर पाने में जो है समस्या जो देखने को मिलती है उसे कहते हैं क्या? लैंग्वेज प्रकार की डिफिकल्टी। और जब यही समस्या आगे बढ़ जाती है, समस्या रुकती नहीं है, जो समस्या आगे बढ़ जाती है वही समस्या जो है वह जाकर के डिसऑर्डर का रूप ले लेती है, वही आगे जाकर के वह क्षति का रूप ले लेती है, अक्षमता का रूप ले लेती है। तो ये जो है ये मैंने आपको इसलिए ये डिफिकल्टीज, क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता को भी मैंने आपको चर्चा किया हुआ था। तो चलिए यहाँ तक भी मैंने बता दिया हुआ था कि व्यक्ति जब भाषा के रूप में जब ग्रहण नहीं कर पाता है, वह अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार की समस्या को जो है वह लैंग्वेज डिफिकल्टीज के रूप में लिया जाता है। तो मैंने यहाँ तक भी इसकी भी चर्चा कर लिया हुआ था, ये भी चर्चा हो गई थी इसकी, ये भी मैंने आपको बता दिया हुआ था। तो इस बताने के रूप में ये जो है यही मैंने इसीलिए बताया हुआ था कि ये अगर नहीं है तो बच्चे के अधिगम में, व्यवहार में, सामाजिक विकास में और संवेगात्मक विकास में जो है वो रुकावट पैदा होने लगती है। अब इसके बाद जो है मैंने चर्चा किया हुआ था क्या? कि भाषा संबंधी त्रुटियां। तो भाषा संबंधी त्रुटियों के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ था कि भाषा संबंधी त्रुटियां क्या होती है। मैंने भाषा संबंधी त्रुटियों के बारे में चर्चा करा हुआ था कि भाषा संबंधी त्रुटियां, भाषा संबंधी त्रुटियां क्या होती हैं? तो भाषा संबंधी त्रुटियों के बारे में बताया हुआ था मैंने समझाया हुआ था कि भाषा संबंधी त्रुटियां जो है वो मेनली तीन रूपों में देखी जाती है। भाषा संबंधी त्रुटियां मेनली तीन रूपों में देखी जाती हैं। तो वो तीन रूप क्या होते हैं? तो तीन रूपों में मैंने पहले बताया हुआ था कि व्यवहार संबंधी त्रुटि, मैंने पहला बताया हुआ था कि व्यवहार संबंधी त्रुटि, व्यवहार संबंधी त्रुटि। अब व्यवहार संबंधी त्रुटि में मैंने बताया हुआ था क्या? लैप्सेस। मैंने बताया हुआ था क्या? तो लैप्सेस मैंने बताया हुआ था कि व्यक्ति क्या करता है, उसकी जो आवाज वो लैप्स होने लगती है, लैप्सेस इसमें मैंने बताया हुआ था। लैप्सेस बताया हुआ था कि बच्चा जो है उसके पास रहता है, उसके पास सब कुछ रहता है, उसका व्याकरण भी है, ग्रामर भी है, सब कुछ उसके पास, एक्सपोजिटरी भी है, सब कुछ है, बट उसकी प्लानिंग अच्छी नहीं होती है। बच्चे की प्लानिंग नहीं होती है, तो प्लानिंग नहीं होती तो वो बोलना चाहता है, बोलना चाहता है, वो प्लानिंग नहीं कर पाता है, वो मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, इस वजह से बोल नहीं पाता, उसके पास जो चीज है वो लैप्स हो जाती है। इसको कहते हैं क्या? ये भी एक प्रकार की त्रुटि होती है, इसको कहते हैं लैप्सेस। यह जो त्रुटि है उसको कहते हैं लैप्सेस। इस लैप्सेस में क्या होता है? बच्चे के पास प्लान ना होने की वजह से, वो सारे शब्द होने की वजह से समय पे वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता, समय पे रहते हुए उसको डिलीवर नहीं कर पाता। जब डिलीवर नहीं कर पाता है तो क्या हो जाता है? वो लैप्सेस के रूप में आ जाता है। तो ये भी मैंने चर्चा किया हुआ था। उसके बाद मैंने बताया हुआ था कि अज्ञान संबंधी मैंने एक चर्चा और करी हुई थी, अज्ञान संबंधी। जो दूसरी वाली चर्चा थी वो थी अज्ञान, अज्ञान संबंधी। तो अज्ञान संबंधी में क्या कहा गया था? तो अज्ञान संबंधी को कहा गया इसको कहा गया था मिस्टेक। अगर कोई अज्ञानता करता है तो उसे कहते हैं मिस्टेक।
अगर कोई अज्ञानता करता है तो उसे कहते हैं मिस्टेक, यानी मिस्टेक कर रहा है बच्चा। मिस्टेक क्या कर रहा है? तो मिस्टेक करने के लिए मैंने बताया था, जैसे वो ग्रामर संबंधी, उसको पता, उसको मतलब ये ग्रामर की जानकारी नहीं है, बच्चे को ग्रामर की जानकारी नहीं है और कहीं भी किसी को बोल दे रहा है। जैसे लोग कहते हैं अक्सर कि जो है आई, आओ को आई कहते हैं। आओ को जैसे तमिलनाडु वाले वाले लोग हैं व या केरल वाले लोग हैं, तो उनके अंदर में जेंडर का डिफरेंस होता है। जेंडर को जो मेल को फीमेल कहेंगे, फीमेल को मेल कहेंगे। जैसे अब वहां पे कहेंगे, जैसे मुझे ही है, मुझे कहेंगे कि फला आई, फला आई, मतलब अब तो मैं मेल हूं, मैं मेल को फला आया कह सकते हैं, अब फला आई नहीं कह सकते हैं। कोई फीमेल है तो उसको कह सकते हैं फला आई। तो ऐसे यहाँ पे जहां पे वो एरर होता है, इस प्रकार को कहते हैं मिस्टेक। इस प्रकार को कहते हैं मिस्टेक। या फिर किसी व्यक्ति को ये कह दें कि आओ बैठो, आओ बैठो, तो हम उसको सत्कार नहीं कर रहे हैं, हम उसका जो है उसको हम आदर सूचक नहीं बात कर रहे हैं, आदर सूचक ना बात करके हम ऐसा बात कर रहे हैं। तो ऐसे जहां पे ग्रामर का मिस्टेक, बच्चा जो है ग्रामर की जानकारी नहीं है, अज्ञानता है, उस अज्ञानता में वो बच्चा कर दे रहा है, व्यक्ति कर दे रहा है, तो इसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं मिस्टेक। तो इसे कहते हैं अज्ञानता संबंधी विकार, अज्ञानता संबंधी मिस्टेक। ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने बताया हुआ था अंतर्भाषा। मैंने कहा हुआ था अंतर्भाषा। अंतर्भाषा में क्या होता है? अंतर्भाषा में ही बच्चा क्या करता है, यहाँ पे जो है एरर करता है, अंतर्भाषा में ही एरर करता है। इसी को कहते हैं एरर, इसी को कहते हैं एरर। अब ये एरर होती कैसे है? तो बच्चा जैसे मदर टंग में होता है, मदर टंग में होता है, तो मदर टंग में जो बोलता है, मैंने कहा था जैसे स्टेशन, स्टेशन, या फिर जो है बड़ा को बड़ा कहना, यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे व्यक्ति जो है वहां पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एरर कर रहा है। इस बात को एरर कहते हैं कि वह, उसके असर किसका है? उसकी मातृभाषा का असर है, उसके शिक्षकों का असर है, उसके माता पिता घर में उसके आसपास की बोली जाने वाली भाषा का असर है। उस भाषा की वजह से उस जो आसपास में जो बोली जा रही है वही सुना हुआ बच्चा और वही बोल रहा है। तो यहाँ पे वो क्या करता है? इसकी त्रुटि करता है, त्रुटि करता है। उसको कितना भी आप बहुत बार प्रयास कराओगे तब जाकर के कम होता है, नहीं तो बना रहता है, क्योंकि बच्चे ने शुरू से एक्वायर उसी को किया हुआ है। बच्चा जब पैदा हुआ तब से लेकर के उसको एक्वायर किया हुआ है, तो इसलिए त्रुटि बनी रहती है। तो यहाँ पे जो है यह उसके राज्य में रहते हुए, उसके राज्य में या उसकी मदर टंग के रूप में जो जो बच्चा ग्रहण करता है, और वो इसकी एरर बन जाती है, त्रुटि बन जाती है। तो मैंने इतनी सारी बातें जो है आपके सामने चर्चा करी हुई थी कि एरर क्या होता है, एरर क्या होता है, और त्रुटि क्या होती है, और मिस्टेक क्या होता है, इसकी मैंने चर्चा आपके सामने करा हुआ था। चलिए, तो ये भी जो है हो गया। अब यहां से, यहां मैंने आपको दो चीज जो बतानी थी, वो दो चीज मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे मैंने आपको मिस्टेक, समस्या, समस्या और त्रुटि, दो बातों को चर्चा करनी थी। दो बात यहाँ पे चर्चा हो चुकी। भाषा संबंधी त्रुटि, समस्या, और भाषा संबंधी त्रुटियां। तो भाषा संबंधी समस्या क्या है? तो रिसेप्शन के रूप में और एक्सप्रेशन के रूप में। त्रुटियां क्या है? तो त्रुटियां जो है वो व्यवहार संबंधी त्रुटियां, जिसको लैप्सेस कहते हैं, अज्ञान संबंधी त्रुटियां, जिसको मिस्टेक कहते हैं, और अंतर्भाषा संबंधी त्रुटियां, जिसको एरर कहते हैं। इसके एरर के एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको बताया। उसके अलावा क्या क्या बातें हुई थी? उसके अलावा भी जो जो बातें हुई थी, वाणी भाषा और संप्रेषण क्या होता है उसके बारे में मैंने उसी में चर्चा किया हुआ था। और इसका उपयोग क्या है, उस कहाँ प्रयोग किया जाता है, यानी जो जरूरत है इसकी, तो उसके बारे में चर्चा किया हुआ था। आईसीआईडीएस के बारे में चर्चा करा हुआ था। ये सब के बारे में चर्चा करा हुआ था। वो आपके एक टेबल पे, एक ग्राफ में आपके सामने उपस्थित है। आप इसका चाहो तो स्नैप लेकर के आप इसको तैयार कर सकते हो। फिर इसके बाद इसके आगे चलेंगे। चलिए, यहाँ तक अगर हो जाएगा तो हमको बता दीजिएगा। अगर आप लोग कर लिए हो तो फिर हम उसके आगे चलेंगे। आगे चलेंगे, विकार की बात करेंगे। अगर हो जाएगा तो बता दीजिएगा मुझे। ओके, ओके, चलिए, तो ठीक, तो ठीक। तो यहाँ पे जो है ये बातें हो गई थी। अब यहाँ से चलते हैं आगे, विकार पे चलते हैं। विकार क्या है? विकार क्या है? विकार पे चलते हैं। विकार की बात करेंगे, यानी भाषा विकार क्या है? भाषा के विकार, भाषा विकार, यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर, भाषा विकार मतलब क्या? तो लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। यानी भाषा संबंधी अगर बच्चा कहीं कोई गलतियां करता है, किसी बीमारी की वजह से, किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, या किसी वजह से बच्चा जो है वो गलतियां हुआ बार बार उसके अंदर में हो रही है, वो हो रही है, तो वो डिसऑर्डर का रूप ले लेती है, वो दोष का रूप ले लेती है। वो किसका रूप लेती है? दोष का। तो उसमें जो है वो बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। उसका फिजिकल कंडीशन हो सकता है, या उसका मेंटल कंडीशन हो सकता है। उस वजह से उसका हाथ
पैर में, उसके बोलने में समस्या हो सकती है, उसके लिखने में समस्या हो सकती है, उसके पढ़ने में समस्या हो सकती है, इन सब में समस्या हो सकती है, तो वो डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। वह डिसऑर्डर का रूप जो है उसको हम थेरेपी के माध्यम से या हम उसको जो है ट्रेनिंग के माध्यम से या उसको दवाओं के माध्यम से इसको हम सही कर सकते हैं। तो ये जो है डिसऑर्डर अक्सर देखने को मिलता है अलग अलग रूपों में, बच्चों में देखने को मिलता है। अब ये डिसऑर्डर जो है बहुत ज्यादा, डिसऑर्डर और इम्पेयर डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में फर्क क्या होता है? डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा जब रूप ले लेता है तब उसको डिसेबिलिटी के रूप में लेते हैं। अगर वो डिसऑर्डर खाली लेवल में है, बच्चा उसे वो खाली वो इतना ही है कि जितना से मतलब उसको बहुत प्रभावित नहीं कर रहा है, मतलब उसके और रूटीन कार्यों में प्रभावित नहीं कर रहा है, तो उसको जो है हम वो डिसेबिलिटी के रूप में नहीं लेते हैं। डिसेबिलिटी आने के लिए वहां पे 40% का उसका नुकसान होना चाहिए, यानी 40% एक बेंच मार्क तक उसका नुकसान जो है निर्धारित होना चाहिए, चाहे वो पढ़ने के रूप में, चाहे लिखने के रूप में, चाहे समझने के रूप में, वो 40% तक नुकसान निर्धारित होना चाहिए। अगर वह नहीं होता है तो क्या होता है, वह तब तक वो डिसऑर्डर के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में और त्रुटियों के रूप में देखी जाती है। तो ये जो है जो सबसे निचला स्तर है, वो निचला स्तर जो था वो क्या था, प्रॉब्लम था। वो सबसे निचला स्तर प्रॉब्लम था, उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वह उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वह अपना मिस्टेक था, एरर था, और उससे ऊपर का जो विकार है, उससे ऊपर का जो विकार है उसे कहते हैं क्या, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर के बाद जब सबसे उसके ऊपर जब आता है तो उसकी बात करते हैं क्या, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। तो जो है इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट तो उसी के तहत ही आ जाता है, इम्पेयरमेंट और डिसऑर्डर के जो है वो उसी के अंदर भी आ जाते हैं कि वो उसी वजह से, उसी इम्पेयरमेंट की वजह से उसको डिसऑर्डर भी हो सकता है, उसी इंपेयरमेंट की वजह से उसको डिसऑर्डर भी हो सकता है, उसी इंपेयरमेंट की वजह से उसको डिसेबिलिटी भी हो सकती है। ये दोनों जो है इंपेयरमेंट के ही ऊपर निर्भर करते हैं, डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी। ये जो है विस्तार में हम जब आगे चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। हालांकि वो हमको अभी नहीं चर्चा करनी है, हम अब यहाँ से पढ़ेंगे क्या, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे अपने भाषा विकार की तरफ कि भाषा विकार कौन कौन से थे। भाषा विकार की कौन कौन सी चर्चा करी हुई थी, तो सबसे पहले हमने जो चर्चा करी हुई थी वो चर्चा करी हुई थी अफेजिया की। हमने सबसे पहले जो चर्चा करी हुई थी उसकी बात करी थी अफेजिया की, अफेजिया, और उसी को हम कहते हैं डिस्फेजिया भी, अफेजिया को ही डिस्फेजिया भी कहते हैं, अफेजिया को ही डिस्फेजिया भी कहते हैं। तो चलिए अफेजिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं, अफेजिया क्या है। तो अफेजिया, अफेजिया के बारे में हमने बताया हुआ था, अफेजिया, अफेजिया को ही क्या कहते हैं, डिस्फेजिया भी कहते हैं, इसी को डिस्फेजिया भी कहते हैं। अब इस अफेजिया और डिस्फेजिया में होता क्या है, इस अफेजिया और डिस्फेजिया में भाषा संबंधी दोष आने लगता है। भाषा संबंधी दोष में यह एक प्रकार का क्या है, यह न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है। यहाँ पे किसी स्ट्रोक की वजह से या ट्रॉमा की वजह से या फिर गंभीर क्षति की वजह से या दिमाग में चोट लगने की वजह से या सदमा लगने की वजह से व्यक्ति जो है वह अभिव्यक्त करने में, वो अभिव्यक्त करने में, ग्रहण करने में और अभिव्यक्त और ग्रहण दोनों करने में उसको समस्या आने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति जो है जब इनको हो जाता है, कहीं सदमा लग जाता है, कहीं या उनको जो स्ट्रोक आ जाता है या कहीं उनको दिमागी बुखार हो जाता है या दिमाग में किसी प्रकार का न्यूरॉन्स में कमियां आने लगती है, उस कमियों की वजह से क्या होता है, ये अफेजिया और डिस्फेजिया होता है। और अफेजिया और डिस्फेजिया को जो है वह डेवलपमेंटल अफेजिया भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को डेवलपमेंटल अफेजिया भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल अफेजिया, डेवलपमेंटल अफेजिया। अब डेवलपमेंटल अफेजिया क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा बोल पाता है, व्यक्ति जो है, व्यक्ति यह पहले भी हो सकती है और यह बाद में भी हो सकती है, यानी यह जो है व्यक्ति को सब शुरू में भी हो सकती है और यह जो एक्वायर्ड भी हो सकती है, यानी व्यक्ति जो है बाद में भी इसको इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है, तो इसलिए इसको जो है एक्वायर्ड भी कहते हैं। तो ये आगे जाकर के होती है। अब इसमें जो है वह 3 प्रकार के डिसऑर्डर बताए गए थे, इसमें 3 प्रकार की मतलब बातें दिखाई गई थी डिसऑर्डर। एक था रिसेप्टिव अफेजिया, एक को कहा गया, ये जो अफेजिया, इसी को अफेजिया को 3 प्रकार में कहा गया। एक को कहा गया रिसेप्टिव अफेजिया, रिसेप्टिव अफेजिया, एक को कहा गया एक्सप्रेसिव अफेजिया, एक्सप्रेसिव अफेजिया, और एक को कहा गया रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों, एक को कहा गया रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों। अब ये रिसेप्टिव अफेजिया कहां से होता है, तो जो रिसेप्टिव अफेजिया होता है वह जो होता है, रिसेप्टिव अफेजिया होने का कारण जो होता है वो वर्निक्स होता है, रिसेप्टिव अफेजिया होने का कारण वर्निक्स होता है। वर्निक्स में, वर्निक्स में समस्या होने की वजह से जो है रिसेप्टिव अफेजिया होता है। वहीं जो यह एक्सप्रेसिव अफेजिया है, वह एक्सप्रेसिव अफेजिया किसकी वजह से होता है, ब्रोकास एरिया की वजह से होता है। यह जो है ब्रोकास एरिया की तरफ से होता है। और जो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों है, ये क्या होता है, जो ब्रेन का भाग है, ब्रेन का जो भाग है उसे कहते हैं क्या, उस ब्रेन के भाग ब्रोडमैन, ब्रोडमैन ब्रोडमैन का भाग 41, 42 और 43, ब्रोडमैन का भाग 41,
42 और 43, 41, 42 और 43 इनमें समस्या होने की वजह से व्यक्ति को क्या होता है, वह समस्या होती है। यहाँ पे व्यक्ति को और कहाँ समस्या होती है, तो उसका जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो, और व्यक्ति का जो ये छोटा दिमाग है, जो छोटा दिमाग है, वो छोटा दिमाग प्रभावित हो जाता है। छोटा दिमाग और लेफ्ट हेमिस्फेयर ये दोनों जो है वो प्रभावित हो जाते हैं, जिसको सेरेब्रम कहते हैं। ये और ये मस्तिष्क का अर्ध भाग, ये जो है वो प्रभावित हो जाता है, तो इसकी वजह से व्यक्ति को एफेजिया और डिस्फेजिया हो जाता है। इसमें व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति बातों को समझ नहीं पाता है, यानी वह ग्रहण नहीं कर पाता है और वह अभिव्यक्त नहीं कर पाता। साथ साथ में कभी कभी दोनों चीजें वह दिखाई पड़ती है। इसे कहते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, व्यक्ति को भाषा संबंधी, ये क्या है, यह भाषा संबंधी, जब व्यक्ति को समझने में, भाषा संबंधी व्यक्ति को अभिव्यक्त करने में जब समस्या आती है तो उसे कहते हैं क्या, अफेजिया, या उसी को कहते हैं डिस्फेजिया। तो इसकी चर्चा भी जो है हो गई थी, तो यहाँ भी हमने ये हमारा काम खत्म हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। यानी ये अफेजिया और डिस्फेजिया के बारे में भी बात हो गई, अफेजिया डिस्फेजिया के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद जो अगली हमने बात करी थी, वो बात करी थी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की। तो उसके बाद की बात जो हमने आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की बात करी थी, तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या है उसकी चर्चा करते हैं। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या है उसकी चर्चा करते हैं। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर यानी जहां पे बच्चे को उच्चारण संबंधी समस्या हो, जहां पे बच्चे को उच्चारण संबंधी समस्या हो, और उच्चारण संबंधी समस्या में जो उच्चारक यंत्र है, जो उच्चारक यंत्र है, वो उच्चारक यंत्र कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हो, कहीं न कहीं किसी रूप में प्रभावित हो, और वह उन्हीं दोष की वजह से, चाहे वह दांत प्रभावित हो, चाहे वह जीव प्रभावित हो, चाहे वह सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट प्रभावित हो, चाहे ये ग्लूटल या प्रभावित हो, तो इसमें किसी प्रकार का दोष होगा तो व्यक्ति क्या होगा, उच्चारित नहीं कर पाएगा, शब्दों को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा। तो जब व्यक्ति उस उन स्वरों को बोल नहीं पाता, उसे कहते हैं क्या, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। अभी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर डिसाइड कैसे किया जाता है, तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर जो है वो दो तरह से डिसाइड किया जाता है, एक प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से और एक मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन से। तो यह जो है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर डिसाइड किया जाता है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। अब ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के जो उच्चारक यंत्र हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए जो अंग है और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए जो अंग है, उसमें अगर कहीं खराबी आती है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के संबंध में जो जो अंग है और जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के संबंध में जो अंग है, उनमें अगर किसी प्रकार की खराबी आती है तो क्या होता है, उसको आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है। अब इसको जांच करने के लिए कि व्यक्ति को आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर कितना है, इसको जांच करने के लिए हम एक सोडा का जांच करते हैं, जिसको कहते हैं सोडा को सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन और डिस्टॉर्शन, और एडिशन, ये सोडा की जांच करते हैं। यहाँ पे हम सोडा लेते हैं, सोडा, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन, इनकी जो है हम जांच करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि व्यक्ति उसकी जगह पे कोई दूसरा चीज प्रतिस्थापित कर देता है, उसी की जगह पे, जैसे कमला बोलना है तो तमला बोलता है, कमला को तमला बोल देगा, तो उसी चीज को वो प्रतिस्थापित कर देता है। ओमिशन में क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है, हटा देता है, उसको निकाल देता है, जो कठिन शब्द होते हैं, ड जो है उसको कठिन लगते हैं तो कठिन हटा देता है, तो ये दिखाई पड़ता है। वही जो है डिस्टॉर्शन में क्या, तो हार्शनेस आने लगती है, उसकी आवाजों में हार्शनेस दिखाई देने लगती है, तो उसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। एडिशन में क्या होता है, उसकी जगह पे कुछ और जोड़ देगा, तो वो और कुछ कह देगा, तो वो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन और डिस्टॉर्शन प्रकार का क्या, या एरर। तो ऐसे जो है या एरर, जो सोडा एरर है वो दिखाई कैसे पड़ता है, वो सोडा एरर की पहचान कैसे करते हैं, या आर्टिकुलेशन एरर की पहचान कैसे करते हैं। तो आर्टिकुलेशन एरर की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकुलेशन एरर की पहचान करने के लिए हम यहाँ से दो तरीके से चलते हैं, दो तरीके से जानते हैं। एक को कहते हैं फिजिकल, सोडा की पहचान करने के लिए, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की पहचान करने के लिए हम एक को कहते हैं ऑर्गेनिक रूप में, ऑर्गेनिक रूप में चेक करते हैं कि व्यक्ति का जो ऑर्गेनिक रूप में कहीं समस्या तो नहीं है, ऑर्गन से संबंधित कोई समस्या तो नहीं, अंगों से कोई संबंधित समस्या तो नहीं है। तो अंगों से अगर संबंधी समस्या होगी तो अंगों पर काम किया जाएगा, अंगों से अगर संबंधी समस्या होगी तो अंगों पर काम किया जाएगा। वहीं दूसरी बात करी जाती है फंक्शनल, फंक्शनल फंक्शनल कोई समस्या तो नहीं है, तो अगर फंक्शनल कोई समस्या होती है तो वहां पे जो है वो हम वहां पे चर्चा करते हैं कि व्यक्ति कोई मनोवैज्ञानिक रूप में बोलने में समस्याग्रस्त तो नहीं है, या व्यक्ति जो चाह करके भी चाह रहा है फिर नहीं बोल पा रहा है, या उसको किसी प्रकार का सदमा लगा है, या क्या कहाँ पे वो उसको उच्चारण हो रहा है। तो ये जो है दो चीजें, ऑर्गेनिक और फंक्शनल रूप में यहाँ पे चेक किया जाता है कि इस रूप में बच्चे को समस्या तो नहीं है। प्रॉब्लम जो निकल के आई है सोडा के रूप में, प्रॉब्लम जो सोडा के रूप में निकल के आई है, सोडा के रूप में यानी उच्चारक के रूप में जो निकल के आई है, वह निकल के आई है, तो क्यों निकल के आई है, तो वो हम इन दोनों आधार पे चेक करते हैं।
तो इसकी भी बात हो गई थी, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की भी। तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हमारा हो गया। तो इसके बाद आगे चलते हैं। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हो गया। अब जो है उसके बाद जो हम चर्चा करते हैं कि एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या है? अर्जित पठन विकार। एलेक्सिया को ही जो है डिसलेक्सिया भी कहते हैं। उसके बाद एलेक्सिया की चर्चा करते हैं कि एलेक्सिया क्या होता है। इसके बाद हमने लिया हुआ था एलेक्सिया। क्या? एलेक्सिया। एलेक्सिया को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। एलेक्सिया को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो एलेक्सिया का दूसरा जो रूप है उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है? डिसलेक्सिया को कहते हैं पठित अर्जन, मतलब अर्जित पठन विकार। इसको कहते हैं अर्जित पठन विकार। ये बाद में जाकर के होता है, व्यक्ति जब अर्जित कर लेता है तब जाकर के इसको इसको अर्जित पठन विकार कहते हैं। तो अब यह जो है इसमें होता कैसे है? ये जो एलेक्सिया एलेक्सिया होने के कारण क्या होते हैं? तो एलेक्सिया होने का कारण होता है कि सेंसरी जो ब्रेन में से सेंस जो है वो जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स जो विजुअल कॉर्टेक्स से और लैंग्वेज कॉर्टेक्स में भाषा को नहीं भेज पाते, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में ध्वनियों को नहीं भेज पाते हैं। तो उस वजह से जो है यह चीज दिखाई देने लगती है। इसमें होता क्या है एलेक्सिया में? तो एलेक्सिया में होता है कि जो हमारा न्यूरल है, जो न्यूरल कंडीशन है, वो न्यूरल कंडीशन क्या करती है? वो न्यूरल कंडीशन ब्रेन जो विजुअल कॉर्टेक्स है, विजुअल कॉर्टेक्स से, यानी यह सूचना लेकर के, यह न्यूरल कंडीशन से सूचना लेकर के, इसको सूचना लेकर के वो विजुअल कॉर्टेक्स से लैंग्वेज कॉर्टेक्स या ऑडिटरी कॉर्टेक्स, लैंग्वेज कॉर्टेक्स या ऑडिटरी कॉर्टेक्स को जो है यह भेज नहीं पाती है। यह भेज नहीं पाती है तो क्या होता है? व्यक्ति वहां पे उस चीजों को पढ़ नहीं पाता है। व्यक्ति जो है उसको पढ़ नहीं पाता, उसको समझ नहीं पाता है, यानी विजुअलाइज नहीं कर पाता है, उसको विजुअलाइज नहीं कर पाता है कि क्या है, क्या दिख रहा है। तो विजुअलाइज नहीं कर पाता है तो व्यक्ति को क्या होता है? यहाँ पे पठन संबंधी विकार देखने को मिलने लगता है। यानी यह जो सूचना है, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, तो देख तो रहे हैं, बट देखने के बाद वो देख करके चीज जो है वो सूचना, ये सूचना है हमारे मस्तिष्क में विजुअल कॉर्टेक्स से ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक या लैंग्वेज कॉर्टेक्स तक वो जो पहुंच नहीं पाती है। जब पहुंच नहीं पाती है तो उसे कहते हैं क्या? एलेक्सिया कहते हैं। एलेक्सिया कहते हैं, या इसी को जो है आगे जाकर के डिसलेक्सिया भी कहते हैं। डिसलेक्सिया को जो है वह डिसलेक्सिया क्या होती है? इसके कारण तो ये है, एलेक्सिया के कारण। एलेक्सिया का कारण क्या है? कि सूचना को न्यूरल कंडीशन से व न्यूरल कंडीशन से सूचना को लेकर के विजुअल कॉर्टेक्स में और विजुअल कॉर्टेक्स से लैंग्वेज कॉर्टेक्स तक सूचना नहीं पहुंच पाती है। तो इस वजह से इसको एलेक्सिया निकल के आती है, यहाँ उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। जबकि डिसलेक्सिया में क्या होती है? तो डिसलेक्सिया मैंने बताया हुआ था स्पेक्ट्रम से संबंधित समस्या होती है, यानी वो तरंगे जो है वो तरंगे सीधे सटीक रूप में पहुंच नहीं पाती है। तो कभी बच्चा पढ़ भी पाता है, कभी बच्चा ना भी पढ़ पाता है। तो यहाँ पे यह जो है वो स्पेक्ट्रम से संबंधित होती है, यह स्पेक्ट्रम से संबंधित होती है। तो ये जो है इस तरह से एलेक्सिया के बारे में मैंने बताया। अब यहाँ पे एलेक्सिया से संबंधित अगर कोई बच्चा है तो उसको क्या विकार देखने को मिलता है? अगर एलेक्सिया वाला बच्चा है तो क्या गलतियां क्या करता है, वह कैसे पढ़ता है? वो जो है हर एक शब्दों को, हर एक लेटर को क्या करता है? लेटर बाई लेटर पढ़ता है, लेटर बाई लेटर। उसको पढ़ेगा कैसे? लेटर बाय लेटर। तो लेटर बाय लेटर में जैसे LETTER ऐसे बच्चा पढ़ेगा, या फिर शब्दों को रुक रुक करके पढ़ेगा या अटक अटक के पढ़ेगा। तो ऐसे जो है वह इस प्रकार के विकार को कहते हैं क्या? एलेक्सिया कहते हैं। वही डिसलेक्सिया में क्या होता है? तो डिसलेक्सिया में वो अक्षरों को, शब्दों को बदल देता है, उलट देता है, या फिर वह वो शब्द बोल ही नहीं पाता, या पढ़ने से अवॉइड करता है। तो इसको कहते हैं क्या? डिसलेक्सिया। तो चलिए यहां तक हो गया हमारा एलेक्सिया और डिसलेक्सिया के बारे में बात होगी। डिसलेक्सिया के अलग से रूप में भी जाना गया है, अलग से रूप में भी पढ़ाया गया है। चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है आगे हमने बताया हुआ था डिसार्थ्रिया। डिसार्थ्रिया के बारे में चर्चा करी हुई थी कि डिसार्थ्रिया क्या होता है। उसके बाद हमने चर्चा करी हुई थी डिसार्थ्रिया। डिसार्थ्रिया के बारे में चर्चा करा हुआ था। तो डिसार्थ्रिया जो है वो क्या है? डिसार्थ्रिया एक प्रकार का क्या है? ये गामक क्षमता, मतलब स्पीच मोटर, स्पीच मोटर जो है वो डिसऑर्डर है। इसे कहते हैं स्पीच मोटर डिसऑर्डर, इसे कहते हैं स्पीच मोटर डिसऑर्डर या मोटर स्पीच डिसऑर्डर। इसे कहते हैं क्या? मोटर स्पीच डिसऑर्डर, मोटर स्पीच डिसऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे बच्चा जो है वो बोल पाने में जो है वहां यहाँ असमर्थ दिखाई पड़ता है, इसकी मांसपेशियों में समन्वय नहीं दिखाई पड़ता है।
इसके में क्या दिखाई पड़ता है, इसका जो लक्षण दिखाई पड़ता है इसे कहते हैं मोटर स्पीच डिसऑर्डर। और इसमें मांसपेशियां जो मसल्स हैं, जो मसल्स हैं, मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई पड़ता है, मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई पड़ता है। तो जब मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई पड़ता है तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति जो है वहां पे बोल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। उसकी जो वाणियां हैं, जो जैसे होंठ से होंठ का मसल्स का जो है, या फिर जो ये रिब केज है इसका मसल्स का, या फिर जो है दांत का, ये इन जो मसल्स हैं, बोलने वाले जो मसल्स, मैकेनिज्म के जो मसल्स हैं, उन मसल्स में बच्चे को समस्या होती है। तो बच्चा क्या कर पाता है, बोल नहीं पाता, उसको उच्चारित नहीं कर पाता है। और कहीं समस्या नहीं है, और कहीं समस्या नहीं होगी, खाली मसल्स से संबंधित समस्या होती है। मसल्स से संबंधित समस्या होती है, वह उच्चारित नहीं कर पाते, वह चल नहीं पाते हैं, गति नहीं कर पाते हैं। जब वो गति नहीं कर पाते हैं तो वहां पे जो है वह अस्पष्ट रूप में शब्दों का उच्चारण करते हैं। गति ढंग से नहीं कर पाते हैं तो अस्पष्ट रूप में उच्चारण करते हैं, या बोल ही नहीं पाते हैं, या उसको गड़बड़ करते हैं बोलने में। तो उनके अंदर में मसल्स में कोऑर्डिनेशन, या उनके अंदर में कोऑर्डिनेशन या उनके अंदर में नियंत्रण नहीं हो पाता है। वह नियंत्रण नहीं कर पाते हैं उनके अंदर में कि कितना बोलना है, कैसे बोलना है, या तो सब कुछ निकल जाएगा या फिर जो है वो बोल ही नहीं पाएंगे उतना। तो इस तरह से जो है वो नियंत्रण, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वह मसल्स में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। मसल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से वह बोलने में क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, बोलने में गड़बड़ी करते हैं, बोलने में गड़बड़ी करते हैं, या फिर जो है वो बोलने को गलत तरीके से बोलते हैं, उच्चारण अलग तरीके से करते हैं, या अस्पष्ट रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से जो जहां पे वाणी संबंधी विकार देखने को मिलता है उसे कहते हैं डिसार्थरिया। वाणी संबंधी विकार को डिसार्थरिया कहते हैं। तो यहां से इसकी भी चर्चा हो गई थी, डिसार्थरिया की भी चर्चा हो गई। अच्छा, डिसार्थिया की चर्चा हो गई। डिसार्थिया के बाद जो हम आगे बढ़ रहे थे, डिसार्थिया के बारे में के बाद जब हम आगे बढ़ रहे थे, उसे कहा जा रहा था क्या, उसे कहा जा रहा था डिसलेक्सिया, यानी डिसलेक्सिया। उसके बाद हमने डिसलेक्सिया पे चर्चा करा हुआ था। उसके बाद हम किस पर चर्चा किए हुए थे, तो डिसलेक्सिया पे चर्चा किए हुए थे, डिसलेक्सिया पे। डिसलेक्सिया पे चर्चा किए हुए थे। तो डिसलेक्सिया क्या होती है, तो डिसलेक्सिया क्या होती है, वह एलेक्सिया का ही रूप होता है, वह एलेक्सिया का ही रूप होता है। एलेक्सिया जो है वह क्या होती है, वह जो है वो न्यूरॉन से संबंधित होती है, वह विजुअल कॉर्टेक्स से लैंग्वेज कॉर्टेक्स में नहीं बना पाती, जबकि ये स्पेक्ट्रम से संबंधित होती है। तो ये डिसलेक्सिया जो है, यह इसको कहते हैं पठन संबंधी विकार। बच्चा जो है पढ़ने में संबंधी विकार करता है, पढ़ने संबंधी विकार करता है, तो इसे पठन संबंधी विकार कहते हैं। इसमें प्रश्न बहुत आते हैं, पठन संबंधी विकार, इसे पठन संबंधी विकार कहते हैं। अब पठन संबंधी विकार में होता क्या है, तो बच्चा जो है जैसे इसमें क्या करता है, पढ़ने से संबंधित विकार करता है, उसको वह स्पेक्ट्रम से संबंधित विकार होता है, इसीलिए क्या करता है, जैसे 100 को वाज बोलना, 100 को वॉज बोलना, या न्यूक्लियर को अनक्लियर बोलना, न्यूक्लियर को अनक्लियर बोलना, न्यूक्लियर को अनक्लियर बोलना। या कर क्या रहा है, खाली इतनी में ही मिस्टेक कर रहा है, इतने में ही जो है बदल दे रहा है, इसको ही बदल दे रहा है। यहाँ पे ये खाली उसको इधर से उधर कर दे रहा है, इधर से बोल रहा है पूरा, बट वो इधर से उधर कर दे रहा है। जबकि अलेक्सिया में क्या होता है, अलेक्सिया में लेटर बाई लेटर पढ़ता है। यहाँ पे पढ़ने में ही बच्चा समस्या करता है, पढ़ने में समस्या एलेक्सिया को भी कहते हैं, और पढ़ने में समस्या डिसलेक्सिया को भी कहते हैं। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, वो अक्षरों को उलट देता है, इधर से उधर पलट देता है, या फिर वो पढ़ ही नहीं पाता है, ये उलट देता है या उसको पढ़ ही नहीं पाता। तो इस प्रकार के विकार को कहते हैं क्या, डिसलेक्सिया कहते हैं। इसमें इसमें जो है पढ़ना, इसमें पढ़ना लिखना और शब्द विन्यास, इसमें पढ़ना लिखना और शब्द विन्यास संबंधी आगे जाकर के समस्या आने लगती है। तो ज्यादा पढ़ना और शब्द विन्यास संबंधी समस्या दिखाई पड़ती है, पढ़ना शब्द विन्यास, शब्द विन्यास। और इसी में जो है वह पढ़ने से, जब पढ़ना प्रभावित होता है तो बच्चे का क्या होता है, लिखना भी प्रभावित होने लगता है। जब बच्चे का पढ़ना प्रभावित होता है तो बच्चे का लिखना भी प्रभावित होता है। तो सबसे पहले तो पढ़ना और शब्द विन्यास संबंधी प्रभावित होता है, और फिर वही प्रभावित जो है वह प्रभाव आगे जाकर के लिखने में भी प्रभावित होने लगता है। तो इस तरह से इसको डिसलेक्सिया का भी हमने विकार को पढ़ लिया हुआ था कि डिसलेक्सिया क्या है। तो डिसलेक्सिया भी एक प्रकार का क्या है, वह डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है। उस डिसऑर्डर से बच्चे को समस्या आती है पढ़ने में, डिसलेक्सिया से बच्चे को समस्या आती है पढ़ने में। तो इसका सबसे सटीक एग्जांपल जो है वो किसका है, वो सबसे सटीक एग्जांपल तारे जमीन पर है, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर वो मूवी बनाई गई थी। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम जो है आए थे अप्रेक्सिया के ऊपर, इसके बाद हम आए हुए थे अप्रेक्सिया के ऊपर। अप्रेक्सिया क्या होती है, अप्रेक्सिया क्या होती है,
एप्रेक्सिया की चर्चा कर लेते हैं। तो एप्रेक्सिया क्या होती है? तो एप्रेक्सिया को बात कर रहे हुए थे कि एक ऐसा शारीरिक विकार है। एप्रेक्सिया को कहते हैं क्या? शारीरिक विकार। एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया को कहते हैं क्या? शारीरिक विकार। एप्रेक्सिया को शारीरिक विकार कहते हैं और इसे जो है डिस्प्रेक्सिया भी कहते हैं। कहीं कहीं एप्रेक्सिया को डिस्प्रेक्सिया भी कहते हैं, इसी को डिस्प्रेक्सिया भी कहते हैं, इसी को डिस्प्रेक्सिया भी कहते हैं और इसी को डिस्प्रेक्सिया को ही इसी को और कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या? सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। इसी को कहते हैं क्या? सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, इसी को सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि बच्चा जो है, व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति क्या करता है? वह उसका शारीरिक प्रकार का दोष होता है, मतलब शरीर में उसकी हलन चलन में नहीं हो पाती है, इसकी मांसपेशियां, इसकी जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है, फाइन मोटर डेवलपमेंट इसका नहीं होता है, इसमें व्यक्ति का फाइन मोटर डेवलपमेंट जो है प्रभावित होता है। शारीरिक विकार, शारीरिक विकार और क्या? सूक्ष्म गतिक, सूक्ष्म गतिक विकार, इसको कहते हैं फाइन मोटर, फाइन मोटर डिसऑर्डर इसको इसके में दिखाई पड़ता है, यानी इसका शारीरिक विकार दिखाई पड़ता है या फाइन मोटर विकार जो है वो डिसऑर्डर दिखाई पड़ता है। अभी फाइन मोटर डिसऑर्डर होने की वजह से, फाइन मोटर डिसऑर्डर होने की वजह से व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति चलने में, चलने में, टहलने में, व्यक्ति चलने में, टहलने में, बोलने में, लिखने में उसको समस्या आने लगती है। व्यक्ति को बोलने में, चलने में, टहलने में, बोलने में, लिखने में, सब में समस्या आने लगती है। तो इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं एप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। तो एप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया में व्यक्ति जो है उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट नहीं होता है। फाइन मोटर, जिसको कि ग्रिपिंग की बात करते हैं, ग्रिप नहीं होती है, तो फाइन मोटर जब नहीं बच्चे का डेवलप होता है तो व्यक्ति जो है वो चलने में, वह बोलने में और जो है वह लिखने में उसको समस्या आने लगती है। जबकि हमने इसमें क्या बात करा हुआ था? इसमें जो है वो मोटर से संबंधित यहाँ पे विकास देखने को मिला हुआ था। तो ऐसे जो है ये एप्रेक्सिया की बात भी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। एप्रेक्सिया हो गया। अब एप्रेक्सिया के बाद जो है हम चलते हैं, बात करते हैं डिस्ग्राफिया के ऊपर। तो डिस्ग्राफिया क्या है? तो डिस्ग्राफिया को कहते हैं क्या? कि वह लेखन विकार। डिस्ग्राफिया को कहते हैं लेखन विकार। यहाँ पे जो है वो चलने फिरने से, यहाँ पे भी मसल से संबंधित है, यह भी मसल से संबंधित है और यह भी मसल से संबंधित है। तो मसल से संबंधित ये दोनों है, इसलिए इन दोनों में क्या होता है? या लिखने या पढ़ने में, इनमें दोनों में, या फिर वो वाणी को उच्चारण करने में, मोटर को कोऑर्डिनेट करने में समस्या होती है। यहाँ पे तो खाली वाणी से संबंधित है, जबकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पूरे शरीर से संबंधित है। यहाँ पे इसमें डिसार्थिया में पूरे, इसमें वाणी से संबंधित है और इसमें किससे संबंधित है? या पूरे शरीर से संबंधित है, शरीर में फाइन मोटर से संबंधित है। जहां जहां फाइन मोटर की जरूरत लगती है, चाहे ड्राइंग करने की बात हो, चाहे लिखने की बात हो, चाहे वह बोलने की बात हो, चाहे चलने की बात हो, उन सब जगहों पे ये इसका असर दिखाई पड़ता है। तो अब इसके बाद बात करते हैं जो है डिस्ग्राफिया की। डिस्ग्राफिया क्या है? वो लिखने से संबंधित है, यानी लिखना, लिखने में क्या? ग्रिपिंग नहीं पकड़ पाता है, तो इसके जो है हाथ ये बराबर ना हो, या फिर जो है वो दिमाग भी कभी कभी हो सकता है कि उससे भी वो ना हो, या आई हैंड कोऑर्डिनेशन ना हो, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी उसके अंदर में वह विकार करता है। तो ऐसे ही जो है बात करते हैं किसकी? तो बात करते हैं हम डिस्ग्राफिया की। डिस्ग्राफिया की बात करते हैं। डिस्ग्राफिया की बात करते हैं। तो डिस्ग्राफिया क्या है? तो डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया को लिखने संबंधी अक्षमता कहते हैं। डिस्ग्राफिया को क्या कहते हैं? तो लिखने संबंधी अक्षमता कहते हैं, लिखने संबंधी अक्षमता कहते हैं। अब लिखने संबंधी अक्षमता होती है, इसमें क्या होता है? इसमें जो है इसके हाथ, हाथ, हथेली, हाथ, हथेली और जो है अंगुली, अंगुलियां, इन सब में क्या होता है? इन सब में वह कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, इन सब में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता, और इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी नहीं कर पाता है। कभी कभी बच्चा आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी नहीं कर पाता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, या फिर यह जो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण जो है स्ट्रोक हो सकता है, या मस्तिष्क विकार, या किसी प्रकार का मस्तिष्क संबंधी कुछ समस्या हो सकती है। मस्तिष्कीय
संबंधी समस्या हो सकती है। तो ये जो है ये क्या थे, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया से तात्पर्य अगर कभी आए तो कभी आए कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, वो लेखन से संबंधित है। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित है, ये आप हमेशा जो है वो लिख करके बताएंगे। डिस्ग्राफिया हो गया। उसके बाद हमने एक चर्चा और करी हुई थी, एक चर्चा और किसकी करी हुई थी, वो हमने कहा हुआ था किसका, वॉइस डिसऑर्डर। हमने उसके बाद एक बात करी हुई थी, वॉइस डिसऑर्डर की बात करी हुई थी, आवाज से संबंधित विकार। वॉइस डिसऑर्डर क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वॉइस डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर किसको कहते हैं, जहां पे आवाज में समस्या हो। आवाज में क्या, तो आवाज में जैसे लय ना हो, रिदम ना हो, लय ना हो, रिदम ना हो, गुणवत्ता ना हो, लाउडनेस ना हो, पिच ना हो, ऐसे को कहते हैं क्या, उसमें जब वो बच्चा नहीं निकाल पाता है, पिच नहीं उसकी बराबर होती है, उसकी लाउडनेस बराबर नहीं होती है, उसका जो है वो गुणवत्ता बराबर नहीं, तो क्वालिटी बराबर नहीं होती है, तो वो सब किस में आते हैं, वो सब वॉइस डिसऑर्डर में आते हैं। यानी लाउडनेस ना हो, लाउडनेस ना हो, पिच ना हो, या पिच में भी पिच कंट्रोल ना कर पाता हो, क्वालिटी ना हो वॉइस की, क्वालिटी ना हो, या फिर वह एक दूसरे से आवाज बदल जाए, या फिर आवाज में तनावपूर्णता हो, स्ट्रेस हो, ये सब चीजें जो है अगर ये दिखाई पड़ती हैं, जहां पे ये दिखाई पड़ती है, असामान्य दिखाई पड़े या सामान्य दिखाई पड़े, तो जो है वह वॉइस डिसऑर्डर के रूप में आती है। अब ये वॉइस डिसऑर्डर होने के कारण क्या है, वॉइस डिसऑर्डर होने के कारण, जैसे वॉइस डिसऑर्डर होने के कारण यहाँ पे ऑर्गेनिक और फंक्शनल है, वैसे ही इसमें भी वो ऑर्गेनिक और फंक्शनल रूप में यह दिखाई पड़ते हैं। इसके कारण जो है वो ऑर्गेनिक हो सकते हैं और इसके कारण फंक्शनल हो सकते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फंक्शनल, ये दो कारण इसके हो सकते हैं वॉइस डिसऑर्डर होने में। वॉइस डिसऑर्डर में क्या होता है, व्यक्ति जो है वो बोलने में उसको समस्या होने लगती है। तो बोलने में समस्या होने लगती है, जो कुछ बोलता है वो सही नहीं बोलता है, वो गलत तरीके से बोलता है, या फिर वह उसके अंदर में पिच कंट्रोल नहीं होती, या बहुत तेजी से बोलता है। ये सब की बोलने के तरीकों को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं वॉइस डिसऑर्डर। अब यह उसकी संस्कृति, उसकी लिंग, उसका उम्र, इस सब के आधार पर भी यह हो सकता है। ये था वॉइस डिसऑर्डर। वैसे ही हमने जो है पूरा का पूरा डिसऑर्डर इस पूरे एक चार्ट में आपको मैंने ये प्रदर्शित करके बताया है। तो ऐसे जो है आप अगर इस चार्ट के माध्यम से एक बना लेंगे, बना करके रख लेंगे, तो आपको पूरा का पूरा विकार, पूरा विकार आपके सामने दिखाई पड़ेगा कि क्या क्या विकार है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, वो जो है अफेजिया के रूप में हो सकता है, वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के रूप में हो सकता है, वो एलेक्सिया के रूप में हो सकता है, वो डिसार्थिया के रूप में हो सकता है, वो डिसलेक्सिया के रूप में हो सकता है, वह एप्रेक्सिया डिस्पेक्सिया के रूप में हो सकता है, वह डिस्ग्राफिया के रूप में हो सकता है, और वह वॉइस डिसऑर्डर के रूप में हो सकता है। इस तरह से जो है आप पूरे एक चार्ट में एक जगह पे आप देख सकते हैं, और इस देखने के बाद आप जो है इसको याद कर सकते हैं, अपने अपने से जो है इसको देख सकते हैं कि ये कैसे हैं, इसको हम कैसे रखें, किसमें क्या जो बारीक अंतर है, वह किसमें कौन सा बारीक अंतर है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बारीक अंतर में आपको दो ही तीन चीजों को देखना है, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। फिर उसके बाद जो है एप्रेक्सिया डिस्पेक्सिया एक जैसे दिखते हैं, यहाँ पे एफेजिया और डिस्पेजिया एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे इनमें आपको थोड़ा सा अंतर हमेशा ध्यान में करके चलना है कि ये तीन चीजें एलेक्सिया डिस्पेक्सिया, ये दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे। कभी कभी प्रश्न एक जैसे कभी आएंगे तो आपको ये लगेगा कि ये एलेक्सिया में आएगा, डिस्पेक्सिया में आएगा। एलेक्सिया और डिस्पेक्सिया ये दोनों जो है वो मोटर से है, वो मोटर से संबंधित होते हैं, वही उनको लिखने चलने बोलने में समस्या आती है। या एलेक्सिया और डिस्लेक्सिया जो है ये पढ़ने से संबंधित होता है, और जो अफेजिया और डिस्पेजिया ये लैंग्वेज से संबंधित होता है, यह लैंग्वेज में संबंधित होता है। इन तीनों को, यानी यह भाषा, यह पठन और यह चलना फिरना, इसमें जो है इन तीनों में समस्या, ये तीन शब्द जो है दो दो को लेकर के चलते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे समस्या हो सकती है। बाकी तो सिंगल सिंगल है, वहां पे आपको समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहां तक जो है आज मैंने आपका एक पूरा का पूरा रिवीजन आपको एक चार्ट पे, एक बोर्ड पे आपको रिवीजन करके मैंने बताया। तो अब